हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम लोग लगातार ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिल रही है। तो आज हम लोग जो भौतिक विज्ञान की एक नया टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। उसका क्या नाम है? आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? गॉस की प्रमेय। और आपको पीछे मेरी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये फोटो हमारे दादा की नहीं है, ठीक है ना। ये जो फोटो है ये गॉस की फोटो है। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो यही है गॉस, और इनका पूरा नाम पहले समझ लो। इनका क्या नाम है? इनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। मतलब अगर हिंदी में लिखें इसको तो देखो ध्यान से, लिखेंगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस। समझना ध्यान से, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। और इसी में जो सबसे पॉपुलर और महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, वो आप लोग जानते हो, वो है गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय। अब इन्होंने क्या प्रमेय दी थी, आप इसको समझिए अच्छे से, ध्यान देना। इनकी प्रमेय क्या थी भाई? अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं कि इनकी प्रमेय का क्या उपयोग है, तो इन्होंने ध्यान रखो क्या बोला कि आवेश वितरण तथा उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो आप एकदम पूरी तरीके से अलग कर दिए, गॉस की प्रमेय ये नहीं है। बेटा, मैं भी कह रहा हूं ये गॉस की प्रमेय नहीं है, ये गॉस की प्रमेय बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कहें तो जो इनका उद्देश्य था, ये इनका उद्देश्य है। समझ में आया कि नहीं आया? इनका उद्देश्य यही था कि आवेश वितरण तथा उसके कारण, अच्छा इसमें एक आगे उसके कारण, किसके कारण? आवेश वितरण के कारण। समझना ध्यान से, कंफर्म हो गया? आवेश वितरण के कारण। कंफर्म हो गया कि नहीं? यानी आवेश वितरण के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और आवेश वितरण में क्या संबंध होता है, इस संबंध को हम लोग गॉस की प्रमेय की सहायता से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमने आवेश वितरण का नियम पढ़ाया तीन तरीके से, एक रेखीय वितरण, एक पृष्ठीय वितरण और एक आयतनात्मक वितरण। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? देखो ध्यान से। तो अगर बात करें बेटा गॉस की प्रमेय की, किसकी बात करें? गॉस की प्रमेय की। तो देखो ध्यान से, समझना ध्यान से। इनकी प्रमेय क्या है? देखो यहां मैं लिख रहा हूं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय एक सिंपल सी इनकी परिभाषा समझ लो, एकदम बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। क्या है इनकी प्रमेय? देखो इनकी प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बात समझना ध्यान से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, या यहां पे देखो हमने पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के या आवेश का लिख देते हैं, उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रमेय हो गई, यही प्रमेय है। कोई अगर कोई पूछे तो आप बताओ कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, समझ में आया? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आया? अगर बेटा यहीं पे देखो ध्यान से, ठीक है, एक चीज यहां अगर मैं कह दूं, ठीक है, सुनो, मैं कह दूं यदि कुल फ्लक्स फाई ई हो तो फाई ई तथा पृष्ठ पर उपस्थित आवेश स्मॉल q हो तो क्या, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो स्टेटमेंट के अनुसार कि कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बेटा ध्यान देना कि कह सकते हैं कि जो फाई ई होगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्या होगा? 1/ε0 गुना होगा। देखो ध्यान से, मतलब बेटा कह सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0। बात समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई? फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? Q/ε0। इसे ही बोलते हैं गॉस की प्रमेय। क्या बोलते हैं बेटा? गॉस की प्रमेय। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ लेना ध्यान से इसको अच्छे से। इसी को क्या बोलते हैं? गॉस की प्रमेय। कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद का जो टॉपिक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी कोई भी प्रमेय मिलती है तो हमें क्या करना पड़ता है भैया? उसका प्रूफ करना पड़ता है, उसका निगमन करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, तो यहां लिखेंगे हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है भाई, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। देखो ध्यान से, जो जो गॉस ने कहा वही करना है। गॉस ने क्या किया अभी समझते रहना ध्यान से, क्योंकि इसमें हम लोग देखो ध्यान से थोड़ी सी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बंद पृष्ठ लिया। तो हमारा भाई मन है हम कोई भी बंद पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हमने एजम्पशन किया कि कोई हमारा ये गोला है, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने क्या ले रखा है बेटा? गोला ले रखा है। देखते रहना ध्यान से, ये हमने एक गोला ले रखा है, ठीक है, और इसके पृष्ठ पे हमने प्लस क्यू आवेश का ऐसे वितरण कर दिया है, ठीक है ना।
जिसका केंद्र हम ले लेते हैं कितना, O। इसका केंद्र क्या ले लेते हैं, O। ठीक है, इसका केंद्र बेटा O ले लेते हैं और ये दूरी ले लेते हैं स्मॉल r। ये दूरी क्या ले लेते हैं, स्मॉल r। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। अब यहीं पे समझना ध्यान से कि अगर यहीं पे एक छोटा सा पृष्ठ हम एजम्पशन कर लें, ये ठीक है ना, ये इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, इसी को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। समझना ध्यान से, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है ना, और ये है, इसका छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, क्या निकलेगा, डीए वेक्टर। क्या निकलेगा, डीए वेक्टर। समझते रहना ध्यान से। और मैंने कहा जो इसकी डायरेक्शन होगी आपको साफ साफ दिख रहा है, ऐसे होगी। ठीक है, दूसरी चीज है, अब ये प्लस क्यू आवेश अगर यहां पे रखा है तो इसके कारण जो इसकी तीव्रता होगी उसकी भी दिशा कैसे होगी बेटा, बाहर की तरफ होगी, जिसे हम बोलेंगे ई वेक्टर। अच्छे समझते रहो ध्यान से, ठीक है ना। बहुत ही एकदम इजी है और बहुत ही आसान करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहां पे आप लोग समझना ध्यान से। देखो भाई, अब यहां लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, लिखेंगे फ्लक्स की या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है भाई, क्या पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि डी फाई ई इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझना ध्यान से, ये तो पढ़ाया था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां से लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ई डी ए कॉस थीटा। देखो ध्यान से, तो थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। थीटा क्या है हमारा, 0 डिग्री है इस कंडीशन में। तो यहां से लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कास 0 डिग्री। समझ में आया, ई डी ए कास 0 डिग्री। तो यहां से साफ साफ हम लोग को समझ में आना चाहिए कि डी फाई ई इज इक्वल टू, केवल हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ई इंटू डी ए, यही तो बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे देखो ध्यान से, लिख सकते हैं दोनों पक्षों में, चलो इसको एक क्वेश्चन पहले हम देते हैं स्टार। क्या देते हैं, स्टार। समझ लेना ध्यान से, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन, ये हो गया हमारा स्टार, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लो कि समाकलन कैसे करना है। थोड़ी चीज मैंने कहा था कि एक टॉपिक लेंगे हम लोग समाकलन का, ठीक है ना। चलो देखो ध्यान से, यहां पे अभी इस टॉपिक पे हम लौटेंगे, लेकिन इसके पहले समाकलन थोड़ा समझो कि हम समाकलन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझना, ठीक है। अगर हम कहीं भी बनिया की दुकान पे अगर चावल खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं भैया हमको चावल दे दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि किस रेंज में चाहिए। तो मैं बोलूंगा किस किस रेंज में है, वो बोलेगा भैया ऐसा 40 वाला है, 50 वाला है, 70 वाला है। तो अगर मुझे 50 वाला लेना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि 50 वाला चावल दिखाओ। बात समझते रहना ध्यान से कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ है नहीं, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई ऐसा है कि मुझे 50 वाला दिखाओ, तो वो क्या करेगा, एक मुट्ठी भर चावल लेगा और ला करके दे देगा मेरे हाथ में। और जब मेरे हाथ में मुट्ठी भर चावल ला के देगा, ये तो है नहीं कि पूरा बोरा ला करके एक एक चावल दिखाएगा, ये तो जानते ही हो आप, समझ में ना। तो हम क्या करेंगे कि वो एक मुट्ठी बोरे से जो चावल दिया है उसको अपने हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे करके देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, समझ में आया। अब हम क्या करें कि जैसे ही उसको हमने देखा तो देखने के बाद हमारे माइंड में आता क्या है कि जैसे ही गुणधर्म इस चावल के हैं वैसे ही गुणधर्म बोरे में रखे सभी चावल के होंगे। यही आधार मानकर हम क्या कहते हैं, समझना ध्यान से, यही आधार मानकर हम बनिया से बोल देते हैं भैया हमको 10 किलो तौल दो। तो हमने देखा थोड़ा सा, लिया छोटा सा कंपोनेंट,
उसी तरीके से कंपोनेंट बहुत छोटा होता है जिसके सापेक्ष में समाकलन करना होता है, ठीक है ना। और हम ये मान लेते हैं, ये हमारे दिमाग में चल जाता है कि हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी छोटे से कंपोनेंट की निकली है, जो गुणधर्म छोटे से कंपोनेंट का हुआ है, वही पूरा का पूरा गुणधर्म चाहे जितना बड़ा कंपोनेंट उठाएंगे सबका होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। तो पहली चीज तो समझना ध्यान से, ठीक है। अगर मैं कह दूं समाकलन, बायो वाले को बहुत ज्यादा डर लगता है समाकलन, ये बायो वाले एक फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। वो समाकलन का फार्मूला क्या है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, बात समझ में आई? ये चिन्ह किसका है बेटा? इंटीग्रेशन का। अगर कोई कहे कि x की पावर n dx, ठीक है, उस स्थिति में आप जो सूत्र लिखोगे वो लिखोगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस c। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझते रहना ध्यान से, क्योंकि दो चीजों का हम इसमें यूज करेंगे। समाकलन का बहुत ज्यादा उपयोग है, अवकलन का भी करेंगे, लेकिन अभी इसके पहले हम समाकलन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं, क्योंकि समाकलन दो तरीके का होता है, मैथ जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा। इसे हम बोलते हैं भाई अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। ये पूरी वीडियो देखोगे तब मजा आएगी, ध्यान रखना। अनिश्चित समाकलन, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया। क्या लगा दिया? लिमिट। मतलब लिख दिए a टू b और लिख दिए x टू पावर n dx। उस स्थिति में क्या करेंगे, समझते रहना ध्यान से। उस स्थिति में फार्मूला यही अप्लाई करना है, समझ में आया? फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और लिमिट लिखेंगे बेटा a टू b। क्या लिखेंगे? a टू b। और यहां पे इसी चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि जब हमें लिमिट लगी दिख जाए, क्या लगी दिख जाए? लिमिट लगी अगर दिख जाए तो उस स्थिति में हम c को नहीं जोड़ते हैं। जहां पे ये c है, इस c को लेकर के लोगों के मन में अब बहुत तरह तरह की जो है अवधारणाएं हैं। इसको बोलते हैं स्वेच्छ चर। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो c है हमारा क्या है? स्वेच्छ चर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिमिट, यहां से कह सकते हैं a टू b। बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? बोलो भाई, आप लोग कह सकते हो ना अपर लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोअर लिमिट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट सीमा, इसको बोलेंगे निम्निष्ट सीमा, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अब इस लिमिट को रखते कैसे हैं उसको ध्यान दो, ठीक है ना। कैसे रखेंगे? पहले लिखेंगे अपर लिमिट। क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। अपर लिमिट में क्या है? b है, तो जहां जहां x वहां b रखो। तो b टू द पावर बेटा n प्लस 1, और उसके बाद लिखेंगे माइनस लगाएंगे और लिख देंगे लोअर लिमिट, मतलब a टू द पावर n प्लस 1, और अपॉन में नीचे लिख देंगे बेटा n प्लस 1। बात समझ में आई? और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। निश्चित समाकलन। कोई दिक्कत तो नहीं है? बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उसको हमने क्या बोला? अनिश्चित। इसका बाउंडेशन, इसकी क्राइटेरिया, इसकी लिमिट मैंने रख दी, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया? निश्चित समाकलन। क्या नाम रखा भाई? निश्चित समाकलन। देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। आगे क्या मिलना है? जैसे अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुमसे कोई पूछे x टू पावर, जैसे कोई कह सकता है x टू पावर 2 dx, इसका समाकलन बताओ। सीधा फार्मूला वही अप्लाई करो, फार्मूला नहीं बोलने हैं। x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। समझना ध्यान से, ठीक है। तो जब इस फार्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। समझते रहो। आंसर x की पावर 3/3 और प्लस c आंसर आया। कोई डाउट तो नहीं है? कंफर्म हो गया? आगे देखो ध्यान से।
क्यूब dx का पूछे तो क्या बताओगे? x टू पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और प्लस c, इसको बोलेंगे x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, आगे ध्यान दो, यहां पे क्यूब लगा देना। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई पूछे कि x टू पावर 4 dx का क्या होगा तो आंसर क्या बताओगे? x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 और प्लस c, तो आंसर क्या निकलेगा? x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? x की पावर 6 का जल्दी बोलो, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। x की पावर 8 का एक प्लस कर देना है और जो पावर में हो वही बटे में कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये तो कहानी तुम्हारे एकदम सिंपल समझ में आ गई। लेकिन सबसे बड़ी जो कहानी है, अगर कोई पूछ ले कि ये पहले बताओ केवल dx लिखा है, क्या लिखा है? dx, और इसका समाकलन क्या होगा, उस स्थिति में क्या करोगे आप? उस स्थिति में क्या करोगे? देखो ध्यान से, उस स्थिति में क्या करेंगे ध्यान देना बेटा। इससे हम क्या लिख सकते हैं? 1 × dx लिख सकते हैं कि नहीं? 1 × dx। और अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं x की पावर 0 की वैल्यू क्या पढ़ते आ रहे हैं? 1 पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं? तो जहां पे 1 लिखा है वहां क्या लिख सकते हो? x की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं? जब लिख सकते हो तो यही रखते हैं, लिख सकते हैं बेटा x की पावर 0 और इंटू dx इज इक्वल टू, लगाओ फार्मूला, देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, यहां पे अगर लगाएंगे तो बनेगा क्या? x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। क्या बना आंसर? जल्दी बोलो। और लिख देंगे प्लस c, घबराना नहीं, लिखेंगे आंसर क्या निकलेगा? जल्दी बोलो। x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। तो सिंपल अगर कोई पूछे तो ये निकलेगा x + c। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो जाएगा किसका? dx का समाकलन। ठीक है, बायो वालों को बहुत समस्या होती है, अगर इस वीडियो को एक बढ़िया से बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो उन्हें समाकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जी आप केवल अनिश्चित पढ़ा रहे हैं, सी जोड़ रहे हैं, एक निश्चित वाला करके दिखाइए। लेकिन अगर ध्यान समझना, मैं डायरेक्टली अगर फिजिक्स में पूछूं बेटा dx का समाकलन x बोलना, क्या बोलना है? x। dx का समाकलन क्या बोलोगे? x बोलोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? या भाई सी की कहानी हम बताते हैं, कंफर्म हो गया ना? सी की कहानी जरूर बताएंगे। dx का समाकलन क्या होगा? x होगा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा dA का समाकलन क्या होगा? a होगा। dA का समाकलन a होगा। बेटा dt का समाकलन क्या होगा? t होगा। ध्यान देते रहना, dt का समाकलन t होगा। अगर कोई पूछे dz का समाकलन z होगा। क्या होगा? z होगा। और अगर कोई पूछ ले कि d पापा का समाकलन बताओ, क्या बताओगे? जल्दी बोलो। तो केवल लिख देना पापा। क्या होगा? पापा। समझ में आया? कोई पूछे कि d मम्मी का समाकलन, तो आंसर क्या बताओगे? मम्मी। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि समाकलन में कोई समस्या होगी, जरा से भी समस्या नहीं होने वाली है। तो जैसे आप लोगों को मैंने ये बताया कि dA का समाकलन a होता है, कंफर्म हो गया। d पापा का समाकलन पापा होता है, d मम्मी का समाकलन मम्मी होता है। समझ में आया कि नहीं? d भाई का समाकलन भाई होगा। वैसे चलते हैं अपने टॉपिक पर, जहां मैं स्टार्ट किया था गॉस की प्रमेय में, क्योंकि उसमें एक छोटा सा टॉपिक आ गया था dA। मैं बोला था समाकलन बताऊंगा। ऐसे ही जब अवकलन कहीं आएगा तो हम वहां पे अवकलन की चर्चा कर देंगे, ताकि आपका पूरा टॉपिक यानी डाउट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो यहां पे है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ डी फाइव इज इक्वल टू इंटू dA। मैं लिख दूं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है बेटा, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो मिलेगा क्या? डी फाइव ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं
जल्दी बोलो। यस सर, लिख सकते हो। अच्छा सर, किताब में तो दूसरी तरह लिखा रहता है, आप कैसे बता रहे हैं? देखो किताब में ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे 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 गोला लगा हुआ है ना, तो अगर कहीं ऐसे लिखा है तो चुपचाप समझ लो, किसी से बताना नहीं, ठीक है ना? देखो इसका मतलब क्या है कि बंद पृष्ठ। क्या है ये, क्या शो कर रहा है? बंद पृष्ठ। समझ में आया कि नहीं आया? इस चीज को ध्यान रखो, बाकी इसका और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि बंद पृष्ठ। तो यहां पे जब समाकलन करेंगे बेटा तो क्या निकलेगा? जल्दी बोलो। डी फाई ई का, मैंने बोला तो डी मम्मी का क्या होता है? मम्मी। डी बाबा का पापा। डी फाई ई का फाई ई क्या होगा? फाई ई। बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हो। ई बाहर हो गया, और अगर इसी तरीके से कर दें किसका? डी ए का, तो हम लोगों को मिल जाएगा फाई ई इज इक्वल टू बेटा ई इंटू क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ई इंटू ए। समीकरण नंबर हो गया ये हमारा डबल स्टार, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? डबल स्टार। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं इसी में, देखो ध्यान से, इस प्लस क्यू के कारण, इसके कारण यहां पे कोई बिंदु है इस P, ठीक है ना? तो अगर कह दें कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई क्या लिख दोगे? आर स्क्वायर। ये सूत्र तो पढ़ाया हूं ना, ये मत कहना सर जी नहीं पढ़ाए हैं। तो कुल मिलाकर के इसका यूज अभी हम करेंगे ऐसे ही है, ये देखो इसका यूज, ठीक है? यानी कि आगे जो मैं लिखने चल रहा हूं वही काम लिखूंगा। मतलब हम लोगों को पता है, यहां लिख सकते हो चाहे, हम जानते हैं E बराबर 1/, क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर। सर जी आप जानते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं। ना जानो फिर, लेकिन यहां लिख देता हूं मैं चित्रानुसार। क्या लिख देता हूं? चित्रानुसार, ठीक है? क्या लिख सकता हूं? चित्रानुसार। उस स्थिति में देखो ध्यान से, यहां से सारी चीजें मिल गई। E की वैल्यू हमारे पास है। E की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी। E की वैल्यू मिल गई, और हमें पता है A इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो भाई, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ जल्दी। गोले का क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। समझना ध्यान से, A बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं E और A का मान, E तथा A का मान समीकरण डबल स्टार में रखने पर रखो। देखो क्या मिलेगा? तुम ही रखो भाई, हम नहीं रखेंगे। रखने पर, ठीक ना? देखो रखेंगे तो क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू, सॉरी फाई E है ना डबल स्टार में, तो फाई E इक्वल टू, E की वैल्यू है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर इंटू A की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो है। A की वैल्यू कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल। और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। फाई E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो गॉस बाबा की जय। ठीक है, यानी कि फाई E की वैल्यू, ये तो है ना गॉस की प्रमेय, फाई की वैल्यू क्या निकलेगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे बोलते हैं गॉस के नियम का निगमन। तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपको ये पूरी की पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग बेटा अच्छे से करना, इसका रिवीजन करना, और इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब इनकी प्रमेय के क्या अनुप्रयोग हैं, समझ में आया। उस चीज़ को हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, जिससे क्या हो हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोग अच्छे से इसको सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।